नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो रखती हैं आपसे सरोकार, जो रखती हैं सीधे देश से सरोकार। और जब हम देश आपसे हमसे सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जनमत में जिस पहली खबर का जिक्र हम करने वाले हैं वो बेहद खास इस लिहाज से है क्योंकि ये साल भी चुनावी है, अगला साल भी चुनावी साल ही है। और इन चुनावी सालों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, जिसका लक्ष्य और उद्देश्य सदैव जीत रहता है, इसी कड़ी में इन चुनावों की तैयारियों के लिहाज से अपने सबसे बड़े चेहरे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं। दरअसल पूर्वी भारत की धरती एक बार फिर से सियासी ऊर्जा से धधक रही है। बिहार में, जैसा कि हमने आपको बताया, कि इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही दिन में दोनों राज्यों में दमदार उपस्थिति दर्ज कराना सिर्फ योजनाओं का उद्घाटन ही नहीं बल्कि स्पष्ट राजनीतिक संकेत है। संकेत इस बात का कि अब पूर्वी भारत भाजपा का अगला गढ़ बनने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री पहले बिहार के मोतिहारी पहुंचे और फिर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर। दोनों ही जगहों पर लाखों की भीड़, रोड शो, उद्घाटन, जनसभाएं और स्पष्ट घोषणाएं, ये सब चुनावी जमीन तैयारी की झलक दिखाते हैं। बिहार की सभा में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पूर्वी भारत के भविष्य तक का स्पष्ट विजन रखा। उन्होंने साफ कहा कि जैसे भारत में पूर्वी देशों का प्रभाव बढ़ रहा है, वैसे ही भारत के पूर्वी राज्यों का दबदबा भी आने वाला है। प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। वहीं अगर बंगाल की बात की जाए तो दुर्गापुर में 5,000 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये आंकड़े सिर्फ आर्थिक घोषणाएं ही नहीं है, ये भाजपा की विकास बनाम वंशवाद की रणनीति के पत्थर हैं। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस और आरजेडी के 10 वर्षों को सौतेला व्यवहार करार दिया। कहा कि 2014 के बाद बदले की राजनीति को खत्म किया गया है। आज जब बिहार में पहली प्राइवेट नौकरी के लिए 15,000 रुपए इंसेंटिव की योजना घोषित की गई तो यह साफ संदेश था कि भाजपा अब बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठा रही है। साफ है कि प्रधानमंत्री की यह रणनीति पूर्व को नया भारत का इंजन बनाने की है। गुरुग्राम जैसे अवसर गया में, पुणे जैसी चमक पटना में और मुंबई जैसी पहचान मोतिहारी में। यह सिर्फ भाषण नहीं, यह राजनीतिक भूचाल है। बंगाल में भी दुर्गापुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में फोकस और रोड शो इस बात का परिचायक है कि भाजपा अब सिर्फ दावेदार नहीं है बल्कि सत्ता की मुख्य धुरी बनना चाहती है। बिहार में मोदी नीतीश की दोस्ती तो बंगाल में ममता बनर्जी की चुनौती, दोनों को ही ध्यान में रखते हुए भाजपा का यह डबल अटैक चुनावी दृष्टिकोण से बेहद अहम है। यह दौरा यह बताता है कि पूर्व अब भाजपा का अगला युद्ध क्षेत्र नहीं बल्कि अगला विकास गढ़ बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री की राजनीतिक स्क्रिप्ट अब विकास, विश्वास और विरासत, इन 3 सूत्रों पर केंद्रित है, जिसमें इस बार टारगेट है पूरा पूर्वांचल। और इस बाबत प्रधानमंत्री ने किस तरीके से बिहार से लेकर बंगाल तक गर्जना की और बता दिया कि अगला विकास का गढ़ पूर्वांचल होने वाला है, आइए उन्हीं के शब्दों में आपके सामने रखते हैं। कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा बिहार को हमारी सरकार ने दिया है। ये पैसा बिहार में जन कल्याण के काम आ रहा है। ये पैसा
विकास परियोजनाओं में काम आ रहा है। साथियों, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। पश्चिम बंगाल एक समय में भारत के विकास का केंद्र हुआ करता था। यहां उद्योग फले फूले, व्यापार कारोबार को बल मिला। लोग यहां देश भर से रोजगार के लिए आते थे। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह उलट गई। आज पश्चिम बंगाल का नौजवान पलायन के लिए मजबूर है। छोटे छोटे काम के लिए भी दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है। दुर्गापुर, वर्धमान और आसनसोल, ये पूरा क्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास को किसी जमाने में गति दे रहे थे। लेकिन आज यहां नए उद्योग लगने के बजाय जो है उसको भी ताले लग रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया है कि विकास का अगला टारगेट, विकास का अगला गढ़ पूरा पूर्वांचल होने वाला है। लेकिन इतना ही नहीं, बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का फिर से जिक्र किया और बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर दरअसल नए भारत की नई पहचान है। ये पहचान जो दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी है, ये पहचान जो दृढ़ प्रण के साथ आगे बढ़ी है, और यही अब भारत की असली पहचान बनने वाली है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में उनकी मौजूदगी, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र, नए भारत के दृढ़ संकल्प का जिक्र हो रहा था, तो दूसरी तरफ विदेशी मंच पर भी किस तरह से भारत की जीत हुई है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत जिसने सबसे पहले टीआरएफ को बेनकाब किया, एक खूंखार आतंकी संगठन जो पहलगाम हमले के पीछे था, उसे अब विश्व मंच ने भी मान लिया है कि यह खूंखार आतंकी संगठन है और यह भारत की प्रतिबद्धता का ही प्रमाण है। एक तारीख जो भारत के दिल में नासूर बनकर दर्ज हो गई है। वो तारीख है 22 अप्रैल 2025 की। पहलगाम की शांत घाटियों में गूंजती गोलियों की आवाज ने 26 बेगुनाहों की जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस बार आतंकियों ने ना धर्म छिपाया था, ना नियत। सिर्फ पूछा कि क्या तुम हिंदू हो, और पूछने के बाद सीधे गोली मार दी। यह कोई छिपा हमला नहीं था, यह एक धार्मिक नरसंहार था। और जिस आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस कत्लेआम की जिम्मेदारी ली थी, उसे भारत पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर चुका था। टीआरएफ कोई आम संगठन नहीं है। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की गोद में पला वो खूनी भेड़िया है जिसे लश्कर ए तैयबा ने नया नाम और नया चेहरा देकर छोड़ा। लेकिन अब हमेशा की तरह भारत की प्रतिबद्धता ने इस चेहरे को भी बेनकाब किया। अमेरिका ने भी अब आधिकारिक रूप से टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट से कह रही हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह जानकारी दी कि यह फैसला ट्रंप सरकार ने आतंकवाद से लड़ने और पहलगाम हमले में न्याय दिलाने के लिए लिया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी दूसरी तरफ यह कहा है कि अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करके अच्छा किया।
उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा कि ये भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ मजबूत साथ होने के प्रमाण हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी विदेश विभाग की तारीफ भी की और जिस वजह से टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया उसके पीछे बहुत सारे कारक हैं। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट एक आतंकी संगठन, और ये आतंकी संगठन कैसे काम करता है हम ये भी आज आपके सामने रखते हैं। ये आतंकी संगठन दरअसल पाकिस्तानी आतंकी संगठन, खुफिया आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक नया वर्जन है, एक नया रूप है। टीआरएफ सीधे सीधे बड़ा संगठन नहीं है, ये छोटे छोटे आतंकी समूहों की तरह काम करता है जिन्हें टेरर मॉड्यूल कहते हैं। इनमें फॉल्कन स्क्वाड जैसे नाम भी शामिल हैं। ये समूह किसी खास काम के लिए तैयार होते हैं और काम खत्म होने के बाद या तो खत्म हो जाते हैं या अपना चेहरा बदल लेते हैं। टीआरएफ के आतंकी बहुत चालाक होते हैं। वो आम लोगों की तरह रहते हैं, मिले जुले लोगों के बीच में रहते हैं। आप पकड़ नहीं पाएंगे कि ये आतंकी हैं या नहीं है, क्योंकि ये अपनी चाल चरित्र सभी से छिपा कर रखते हैं। हमला करने से पहले वो अपनी जगह की रेकी करते हैं, यानी वहां की पूरी जानकारी इनके द्वारा जुटाई जाती है और फिर वो हथियार एकत्रित करते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। हमले के बाद वो हथियार छिपा देते हैं और घाटियों या जंगलों में खुद भी छिप जाते हैं। ये आतंकी सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए वो इस्लामिक कट्टरता फैलाते हैं और युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं ताकि वो उनके साथ जुड़ जाए, और ऐसा करने से उन्हें दो फायदे होते हैं। अब फायदे क्या क्या होते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। पहला ये कि वो हमलों के लिए स्थानीय लड़कों का इस्तेमाल कर पाते हैं, और दूसरा कि स्थानीय लोगों को चुनने से उन्हें सहानुभूति भी मिलती है, छिपने की जगह भी मिलती है। यानी दो ऐसे फायदे हैं जो इन्हें स्थानीय लोगों के साथ जोड़कर मिलते हैं। टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन हाइब्रिड मिलिटेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे आम नौजवान होते हैं जिनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता। ये ऑनलाइन माध्यम से आतंकी समूहों से जुड़ते हैं, फिर इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, हमला करने का लक्ष्य बताया जाता है। हमला करने के बाद ये फिर से अपने गांव या शहर जाकर आम जिंदगी बिताने लगते हैं, और चूंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता इसलिए इन्हें पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। टीआरएफ जैसे संगठन आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद सामने आए थे, और ये बात भी भारत ने ही सबसे पहले रखी थी। ये ऑनलाइन ही शुरू हुए थे और बाद में दूसरे बड़े आतंकी गुटों के साथ इनके संबंध जुड़ जाते हैं। ऊपर से देखने पर तो ये ऐसे लगते हैं जैसे नए बने हों, लेकिन इनका मकसद वही पुराना, कश्मीर के स्थानीय लोगों के मन में गैर कश्मीरियों के लिए डर, आक्रोश, नफरत और गुस्सा पैदा करना, साथ ही कश्मीर को आतंकवाद से अस्थिर बनाए रखना। ये आतंकी एक शैडो वॉर चला रहे हैं जिसमें वो खुद को, हम और बाकी देश और सेना को वे बताते हैं जो उनके साथ गलत कर रहे हैं। यानी पूरा का पूरा मॉड्यूल आप समझ सकते हैं कि अलग चेहरा है लेकिन उद्देश्य वही है। टीआरएफ ने अब तक कई हमलों को अंजाम दिया है। अगर हमलों की बात की जाए तो टीआरएफ ने अब तक जिन हमलों को अंजाम दिया है उसमें अप्रैल 2020 में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ करने के बाद इस हमले में सेना के 5 जवान बलिदान हुए थे, जिनमें एक जेसीओ भी शामिल थे। 30 अक्टूबर 2020 को साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले में भी बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर इसी संगठन के आतंकियों ने दिन दहाड़े हत्या की थी। 26 नवंबर 2020 जब श्रीनगर के लवेपोरा इलाके के पास श्रीनगर बारामूला हाईवे पर उन्होंने 2 सैनिकों को गोली मारी और उनके हथियार भी छीन लिए।
उन्होंने इस हत्या का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। 26 फरवरी 2023 को भी कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर 20 अक्टूबर 2024 को गांदरबल के गगनगीर इलाके में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर टनल बनाने वाली जगह पर फायरिंग की। इस हमले में बडगाम के डॉक्टर शहनवाज मीर और पंजाब बिहार के 6 मजदूर मारे गए थे। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या की गई थी। इस हमले में कई लोग घायल हुए थे और इस हमले की जिम्मेदारी भी इसी खूंखार आतंकी संगठन टीआरएफ ने ही ली थी। यह हमला टीआरएफ ने अपने फॉल्कन स्क्वाड की मदद से किया था, जिसे बेहद खूंखार और तेज तर्रार माना जाता है। अमेरिकी अधिकारियों और मार्को रूबियो ने इस हमले को 2008 के मुंबई हमले के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला बताया है। जो हमला पहलगाम में हुआ है, उस पर मार्को रूबियो का ये उनकी प्रतिक्रिया आई है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की शांत घाटी में जो नरसंहार हुआ, वो सिर्फ गोलियों की बौछार नहीं थी, वो उस नफरत का खुला ऐलान था जो हिंदुओं के खिलाफ सालों से पनपती रही है। पाकिस्तान के कैंपों में, आतंकियों के मन में और वैश्विक चुप्पी की गलियों में। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम नया था, मंशा वही पुरानी थी। पाकिस्तान के लश्कर तैयबा की वही जहरीली सोच, आईएसआई का वही एजेंडा और घाटी में डर नफरत फैलाने की वही रणनीति। भारत बार बार चेताता रहा, बार बार सबूत देता रहा, लेकिन पश्चिम देशों ने आंखें मूंद ली। लेकिन भारत रुका नहीं। भारत दृढ़ संकल्प के साथ, अपनी उसी प्रतिबद्धता के साथ टीआरएफ को हर मंच पर बेनकाब करता रहा। और अब जब अमेरिका ने इस खूनी गिरोह को आतंकी संगठन घोषित किया है, तो ये न केवल कूटनीतिक जीत है, बल्कि उस वैश्विक जागृति की शुरुआत भी है जिसका भारत वर्षों से इंतजार कर रहा था। टीआरएफ जैसे संगठन तभी तक ताकतवर है जब तक हमारी एकता कमजोर होती है। जब हम आतंक के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, जब तक हम मजहब और मानवता के बीच फर्क करना नहीं सीखते। आज इसलिए जरूरत है टीआरएफ जैसे हाइब्रिड आतंकियों से निपटने के लिए हाइब्रिड राष्ट्रीय चेतना की। एक ऐसी चेतना, एक ऐसी नीति जो सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई करे। आज अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी घोषित किया है, कल शायद कोई और देश करेगा, लेकिन भारत को अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। अब वक्त है कि इस शैडो वॉर को रोशनी में लेकर आए और उस हर हाथ को कुचला जाए जो हमारे निर्दोषों की तरफ बंदूक उठाती है, क्योंकि आतंक की गोली का मजहब होता है और उसका निशाना भी तय होता है। यमन में हत्या के आरोप में फांसी की सजा पा चुकी केरल की ईसाई नर्स निमिषा प्रिया की अब हम बात करेंगे। निमिषा प्रिया की सजा एक दिन पहले टाल दी गई है, यानी निमिषा को अब फांसी नहीं होगी। इस फैसले के बाद अचानक वामपंथी और इस्लामी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने एक ही सुर में यह दावा करना शुरू कर दिया कि यह सब मौलाना कंथापुरम एपी अबब्रख मुसलियार की कोशिशों का नतीजा है। उन्हें इस पूरे प्रकरण का मसीहा बता दिया गया। सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन पोर्टल्स तक एक ही लाइन चलने लगी, मौलाना ने जान बचाई। इस्लामी सॉफ्ट पावर एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस खबर को तेजी से बढ़ाया गया ताकि निमिषा की सजा टालने को इस्लामी करुणा से जोड़ा जा सके। लेकिन जैसे ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट बयान जारी किया, वामपंथी मीडिया की झूठी कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, मौलाना की किसी भूमिका की हमें कोई जानकारी नहीं है। इस एक बयान ने पूरे प्रचार तंत्र को धाराशाही कर दिया।
ये पहली बार नहीं है जब भारत में किसी संवेदनशील मुद्दे को इस्लामिक एंगल देकर मोड़ने की कोशिश की गई हो। पहले भी शाहीन बाग से लेकर हिजाब आंदोलन तक इस तरीके की हजारों कोशिशें होती रही हैं, लेकिन जब मुद्दा एक भारतीय नागरिक की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई का है तो उसका क्रेडिट किसी धार्मिक नेता को देना न सिर्फ झूठ फैलाना है बल्कि संस्थानों और कानून की गरिमा को गिराना भी है। सवाल यह भी है कि क्या किसी मौलाना के जरिए भारत सरकार की आधिकारिक और राजनयिक प्रक्रिया को दरकिनार किया जा सकता है? क्या भारतीय विदेश नीति अब धार्मिक हस्तक्षेपों पर निर्भर हो चुकी है? तो जवाब साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वामपंथी मीडिया इन सवालों से भागता है और अपने एजेंडे के लिए मौलानाओं को ही नायक बनाता है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टालने का श्रेय मौलाना कंथापुरम को ही दिया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि भारत की यमन की हूती प्रशासन से कोई औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है, इसलिए मौलाना की मदद ली गई है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने इन सभी प्रयासों का उल्लेख किया जो निमिषा प्रिया की फांसी को टालने और उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे थे। विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले हम आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। You all have been following this very closely. This is a very sensitive matter and the Government of India has been offering all possible assistance in the case. We have provided legal assistance and also appointed a lawyer to assist the family. We have also arranged for regular consular visits by a family, and we are also in touch with local authorities as also the family members to resolve this issue. This included concerted efforts in recent few days to seek more time for the family of Miss Nimisha Priya to reach a mutually agreeable solution with the other party. The local authorities in Yemen have postponed carrying out her sentence that was scheduled for 16 July that you're well aware of. We continue to closely follow the matter and render all possible assistance in the case. We are also in touch with some friendly governments in this regard. The other part of your question was as far as the role of the entity that you mentioned, I have no information. तो सुना आपने, सरकार ने जितने प्रयास किए हैं इस पर चर्चा करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि भारत सरकार ने क्या क्या किया। मौलाना की कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। यहां तक कि इस मामले पर सवाल पूछने पर भी उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, इस बारे में कोई, क्योंकि वो मौलाना के बारे में नहीं जानते, ऐसे किसी भी मौलाना का जिक्र नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर केरल मीडिया समेत देश भर के कई मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्टिंग में भारत सरकार के प्रयास के बजाय मौलाना मुसलियार की भूमिका की ही बात की। यहां तक कि खुद मौलाना मुसलियार तक ने इस प्रोपेगेंडा को रोकने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि मौलाना ने तो यह दावा कर दिया कि उन्होंने यमन के सूफी इस्लामी विद्वानों से संपर्क साधा और निमिषा के मामले में दखल देने की अपील की। इस्लामिक शरिया कानून को सामने रखते हुए सजा की जगह रहम को तरजीह देने की वकालत हुई। केरल से ही यमन के जिम्मेदार स्कॉलर्स से संपर्क किया और उन्हें हालात समझाए। आप भी सुनिए कि कैसे ये मौलाना एक झूठ का नैरेटिव बनाता रहा और फिर उसे प्रोपेगेंडा करके अपने एजेंडे के तहत फैलाता रहा। मौलाना मुसलियार को सुनिए। यमन में एक कत्ल हुआ, वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत
औरत का नाम है निमिषा प्रिया, वो नॉन मुस्लिम है। वो यह औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहां का उलमा से बोल दिया इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, ये आप पूछ के अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहां से रहमत से। तो सुना आपने कि कैसे क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है। भारत सरकार का कहीं जिक्र नहीं है, जबकि भारत सरकार की लगातार कोशिशों का ही ये नतीजा है कि निमिषा की फांसी को टाला गया। दरअसल निमिषा प्रिया की कहानी, जो केरल की नर्स है और 2008 में यमन चली गई। 2017 में कथित तौर पर उसने यमन नागरिक बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि निमिषा प्रिया की ट्रैवल दस्तावेज उसने जब्त कर लिए थे और लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। निमिषा ने बेहोश करके मेहदी से अपने कागजात लेने की कोशिश की, लेकिन ड्रग ओवरडोजिंग की वजह से उसकी मौत हो गई और निमिषा पर हत्या का आरोप लगा। हत्या का मुकदमा चला और मेहदी के परिजनों ने ब्लड मनी के बदले निमिषा को माफ करने से इनकार कर दिया। और अब ऐसे में यमन में निमिषा को फांसी की जो सजा मिली है, जिसे टलवाने में भारत सरकार जुटी हुई है। हालांकि सरकार के भी दखल की एक सीमा होती है, क्योंकि यमन के बड़े हिस्से पर विद्रोही गुटों का कब्जा है, जिनकी सरकार को भारत सरकार मान्यता नहीं देती। ऐसे में यमन के साथ भारत का कोई सीधा राजनयिक संबंध नहीं है। भारत सरकार यमन के पड़ोसी देशों या फिर ईरानी चैनल के माध्यम से निमिषा को बचाने के प्रयास कर रही है। अब क्योंकि यमन की राजधानी सना पर एक इस्लामी संगठन का कब्जा है और ऐसे में वामपंथियों और इस्लामी प्रोपेगेंडा ग्रुप्स ने निमिषा को बचाने का क्रेडिट मौलाना को देना शुरू कर दिया, जबकि ऐसे मौलवी को लेकर फैलाई जा रही मीडिया खबरों को निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल भी खारिज कर चुकी है। लेकिन चलिए, एक मिनट के लिए अगर मौलाना मुसलियार की बात को सच भी मान लिया जाए तो अपील करने और सजा रुकने में फर्क होता है। अब तक मेहदी के परिवार ने कोई माफी नहीं दी है। सच सिर्फ इतना है कि अभी तक कानूनी तौर पर निमिषा की फांसी टली है, जिसके लिए भारत सरकार अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स, मित्र देशों की मदद ले रही है, न कि किसी मौलाना की बात भर से। क्योंकि अगर मौलाना की बात से यमन की हूती सरकार को मानना होता तो वो निमिषा को रिहा कर चुकी होती। और वहीं अब विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान भी सामने आ चुका है। ऐसे में मौलाना से जुड़े वामपंथी और इस्लामी मीडिया आउटलेट्स के सारे दावों की पोल खुद ब खुद खुलती हुई नजर आ रही है। तो भारत सरकार का क्या प्रयास है और वामपंथी मीडिया क्या फेक नैरेटिव फैला रही है, हमने आपके सामने रख दिया। अब एक और ऐसी खबर है जो स्वाभिमान की लड़ाई को और तेज करती है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक बार फिर इतिहास और स्वाभिमान की लड़ाई तेज हो गई है। रत्नपुर स्थित क्रूर औरंगजेब की मजार पर लगे हजरत औरंगजेब आलमगीर नाम के फ्लैग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसमें औरंगजेब को हजरत यानी सूफी संत और आलमगीर यानी विश्व विजेता बताया गया है, जो कि ऐतिहासिक रूप से पूर्णतया गलत है और हिंदू जनभावनाओं का घोर अपमान करती है। हिंदू एकता आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नितिन शिंदे और भाजपा विधायक गोपी चंद पडलकर ने इस मुद्दे को विधान भवन में जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से तत्काल कार्रवाई की मांग की। नेताओं ने स्पष्ट कहा कि जिस क्रूर शासक औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की, उसे हजरत या आलमगीर कहकर सम्मान देना भारत की परंपरा, भारत के बलिदानियों का अपमान है।
इतना ही नहीं, इस मजार पर फूल चढ़ाए जाते हैं, चादरें डाली जाती हैं और नमाज पढ़ी जाती है। ये सब कुछ जन भावनाओं के प्रतिकूल है। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस गंभीर मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए छत्रपति संभाजीनगर जिला कलेक्ट्रेट को फोन कर यह आदेश दिया कि हजरत औरंगजेब नाम का फलक तत्काल हटाया जाए और हिंदू एकता आंदोलन द्वारा दिए गए पत्र के अनुसार तुरंत कार्रवाई भी की जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नितिन शिंदे ने यह घोषणा की है कि वो खुद जिले के कलेक्टर से मिलकर मंत्री द्वारा दिए गए आदेश पत्र की प्रति सौंपेंगे और जमीन पर कार्रवाई सुनिश्चित भी करवाएंगे। उनके साथ भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री एडवोकेट स्वाति शिंदे, गजानन मोरे और चेतन भोसले जैसे नेता भी उपस्थित थे। ये केवल एक बोर्ड नहीं है, बल्कि इतिहास के साथ खिलवाड़ और हिंदू अस्मिता पर हमला है। और जब महाराष्ट्र में हिंदू स्वराज्य की चेतना पुनः जागृत हो रही हो, तो ये प्रतीकात्मक लड़ाई औरंगजेब के नाम पर बचे हुए हर चिन्ह को हटाने की दिशा में निर्णायक बन सकती है। छत्रपति संभाजीनगर नाम का जो जिला है, वो जिला में कुरुकर्मा औरंगजेब की कब्र है। वो कब्र पर हजरत औरंगजेब आलमगीर नाम का फलक वहां लगाया है। आलमगीर यानी जगत जेता। ये फलक धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान का अपमान करने वाला है। वो जो कब्र है कुरुकर्मा औरंगजेब की, वो कब्र पर फूलमाला चढ़ाई जाती है, गलब चढ़ाए जाते हैं। उस एरिया में नमाज पठन किया जाता है। वो सबको पाबंदी लगाने की मांग हिंदू एकता आंदोलन की तरफ से विधान भवन में राज्य के महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावन जी को मिलकर निवेदन देकर ये मांग की है। उन्होंने तुरंत वो जो धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का अवमान करने वाला फलक जो है हजरत औरंगजेब आलमगीर, तुरंत हटाने की आदेश संभाजीनगर जिलाधिकारी को महसूल मंत्री ने दिया है। छत्रपति संभाजीनगर नाम का जो जिला है, छत्रपति संभाजीनगर नाम का जो जिला है, वो जिला में कुरुकर्मा औरंगजेब। तो स्वाभिमान की ये लड़ाई गर्व के साथ लड़ने की जरूरत है और ऐसे लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है जो अभी भी औरंगजेब को अपना मसीहा मानते हैं। अब क्योंकि हम जनमत के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, यानी वक्त आज की गुड न्यूज का, आज की पॉजिटिव न्यूज का है, तो इस गुड न्यूज में एक बार फिर से गर्व की खबर आपके बीच आ रही है। विशाखापत्तनम से आज भारत की सामुद्रिक ताकत ने एक नई ऊंचाई छू ली है। आईएनएस निस्तार, भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल, आज नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया। ये सिर्फ एक सैन्य पोत नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के साहसिक अभियान का ताजा प्रमाण भी है। एक ऐसा गर्जन जो समुद्र की गहराई से उठकर दुश्मनों को चेतावनी देता है। भारत अब हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर है। 18 जुलाई 2025 ये तारीख भारत की सामरिक इतिहास में दर्ज हो गई है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विशाखापत्तनम में बनाए गए आईएनएस निस्तार को रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में कमीशन कर लिया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी ने इस समारोह को और ऐतिहासिक बना दिया। यह जहाज करीब 120 मीटर लंबा है और इसका वजन 10,500 टन से भी ज्यादा है और इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री लगी है, जो भारत के आत्मनिर्भर बनने की सबसे बड़ी प्रतिछाया है। देश भर की 120 एमएसएमई इकाइयों ने इस निर्माण में योगदान दिया है। यानी ये सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी हुनर और तकनीकी कौशल की तैरती मिसाल है। इसका नाम निस्तार, जिसका अर्थ है मुक्ति या बचाव।
ये बिल्कुल उसकी भूमिका के अनुरूप ही है। ये पोत विशेष रूप से गहरे समुद्र में डाइविंग ऑपरेशंस और पनडुब्बी बचाव अभियानों के लिए तैयार किया गया है। इसमें अत्याधुनिक सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और डीप सबमर्जेंस जैसे रेस्क्यू व्हीकल ये क्षमताएं शामिल हैं जो इस दुनिया के चुनिंदा नौसैनिक बेड़ों की बराबरी पर खड़ा करती है। आईएनएस निस्तार भारत की पनडुब्बी सुरक्षा क्षमता को एक नई दिशा देगा। अब भारत को समुद्र के नीचे किसी भी दुर्घटना या चुनौती से निपटने के लिए विदेशी उपकरणों पर निर्भर नहीं रहना होगा। ये जहाज भविष्य की अंडर वाटर वॉरफेयर रणनीतियों के लिए भी बेहद अहम कड़ी साबित होने वाला है। और विशेष बात तो यह है कि इसमें जो तकनीकें लगाई गई हैं वो सभी भारत में ही डिजाइन की गई है और भारतीय कंपनियों द्वारा ही निर्मित है। ये आत्मनिर्भरता की असली परिभाषा है, जहां तकनीक, टैलेंट और तत्परता सब कुछ अपना है। आज आईएनएस निस्तार दुनिया को एक साफ संदेश दे रहा है। भारत सिर्फ धरती पर ही नहीं, समुद्र के भीतर भी दुश्मनों से लड़ने और अपनों को बचाने की पूरी ताकत रखता है। ये जहाज एक प्रतीक है उस नए भारत का जो न सिर्फ रक्षा आयातकों की कतार से निकलकर विश्व स्तरीय निर्माता बन रहा है, बल्कि जो दुनिया को ये दिखा चुका है कि जब संकल्प स्वदेशी होता है तो समंदर भी झुकता है। जय हिंद, जय नौसेना, जय आत्मनिर्भर भारत।